अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। आज की वीडियो के अंदर हम मैट्रिक की या कह लेंगे 10th की कंप्यूटर साइंस बुक को एक्सप्लोर करेंगे और बेसिकली ये एक लेक्चर सीरीज़ है 10th की कंप्यूटर के हवाले से। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और आपने कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया हुआ है तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। आप लाजमी इन लेक्चर्स को सुनिएगा और देखिएगा और प्रोग्रामिंग को समझिएगा। अ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट, अगर आप प्रोग्रामिंग को जानना चाहते हैं और सी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो भी ये वीडियोस आप लोगों के लिए है। तो वीडियोस की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की बुक को मैंने ओपन कर लिया है अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं बारी बारी इसके कंटेंट्स को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो फर्स्ट चैप्टर जहाँ से हमारे कंप्यूटर की बुक का आगाज़ होता है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग जैसा कि यहाँ पर भी मेंशन है कि कंप्यूटर है बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। दे कैन हेल्प अस इन सॉल्व ऑफ सेवरल प्रॉब्लम्स रेंजिंग फ्रॉम द कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम एंड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट to controlling and operating satellites and rocket launchers. In reality, computers are not very smart their own. In order to perform all the tasks, they have to fed a series of instructions by human which tell them how to behave and perform when face a particular type of problem. This series of instructions are known as computer program or the softwares. तो basically हम देख रहे हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कंप्यूटर जो है वो तकरीबन हर तरह के मसाइल हमारे सॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि तो कंप्यूटर अगर जैसे आपने ऑन करके रख दिया तो वो कुछ भी नहीं करेगा। आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम होगा आप उस टाइप की इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और इंस्ट्रक्शन लिख के उसके ऊपर कंप्यूटर को कहेंगे कि वर्क करो और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये जो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसको हम प्रोग्रामिंग या हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग वो अमल होता है जिसके अंदर हम कोडिंग कर रहे होते हैं और कोडिंग करके डिफरेंट प्रोग्राम्स को बना रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में भी आपको बताया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम सी है, C++, उसके बाद पाइथन इस्तेमाल की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। और इस तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है। अगर आप सी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो बाकी तमाम लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को पिक करना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के बारे में कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है। इन ऑर्डर टू करेक्टली परफॉर्म एनी टास्क वी नीड टू हैव अ प्रॉपर टूल। फॉर एग्जांपल, अगर हम गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो हमारे पास गार्डनिंग टूल होने चाहिए। एंड फॉर पेंटिंग वी नीड अ कलेक्शन ऑफ पेंट्स, ब्रशेज एंड कैनवस। Similarly, we need proper tools for programming. A collection of necessary tools for the programming make up programming environment. तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट क्या है कि आपको जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास अवेलेबल हों। जैसा कि अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो गार्डनिंग के टूल आपके पास होने चाहिए। अगर आपने पेंटिंग करने हैं तो पेंटिंग के टूल्स आपके पास पेंट होने चाहिए, आपके ब्रशेज होने चाहिए, एक कैनवस होना चाहिए जिसके ऊपर आप पेंट करेंगे। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग के हवाले से भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे तो हम प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये ज़रूरी होता है कि हम पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट सेट कर लें और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ चलें। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, यानी कि IDE जिसको बोला जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप कोड को लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। A software that provide a programming environment to facilitate programmers in writing and executing program is known as integrated development environment. An IDE has a graphical user interface, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिसके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना होता है, meaning that a user can interact with it using the windows and button to provide input and get output, जिसके थ्रू यूजर इनपुट देगा और आउटपुट को गेट करेगा। An IDE consists of the tools that help a programmer यानी कि वो शख्स जो कि प्रोग्रामिंग कर रहा है throughout the phases of writing, executing and the testing of a program. This is achieved by combining text editor, compiler and debugger. इनको हम बारी बारी अपने लेक्चर के अंदर एक्सप्लोर भी करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इन अ सिंगल इंटरफेस, एक ही इंटरफेस के अंदर तीन चीज़ें अवेलेबल होती हैं IDE के अंदर: टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर, debugger. Some of many available IDE for the C programming language are Visual Studio, Xcode, CodeBlock and Dev C++.
जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया है। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम कोड ब्लॉक को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि टेक्स्ट बुक वालों ने भी कोड ब्लॉक को ही सजेस्ट किया है। तो कोड ब्लॉक को ओपन कर लेते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर कोड ब्लॉक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोड ब्लॉक इंस्टॉल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऊपर एक लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट प्रोसीजर बताया हुआ है कि कोड ब्लॉक को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है जिसके ऊपर सी का कोड रन होगा, और एक बेसिक मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करके भी दिखाया हुआ है, और इस लेक्चर के अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास कोड ब्लॉक की स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है। और अब हम दोबारा अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ है? एंड टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम्स. All IDEs have their own specific text editor. It is the main screen of our IDE where we can write a program. जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे कोड ब्लॉक को ओपन किया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी अभी हम लिख नहीं रहे, और ये जस्ट हमें बता रहा है कि आपने एक प्रोजेक्ट ओपन करना है या आप क्रिएट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं ऑलरेडी जो क्रिएटेड है मेरे पास फाइल्स, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। रिसेंट प्रोजेक्ट के अंदर मैं चला जाता हूँ या मैं रिसेंट फाइल्स के ऊपर चला जाता हूँ। हेलो वर्ल्ड सी को मैंने ओपन कर लिया। अब ये जहाँ पर मैं टेक्स्ट को एडिट कर सकता हूँ या टेक्स्ट को लिख सकता हूँ, इसको टेक्स्ट एडिटर बोला जाता है। तो यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है कि प्रोग्राम लिखा गया है हेलो वर्ल्ड का, और मेरे पास भी मैंने एक फ़ाइल ओपन की है जिसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को ओपन किया है। अभी बेसिकली ये आपको एक्सप्लेन नहीं मैं करूँगा इस कंप्लीट प्रोसीजर को या इस प्रोग्राम को, अभी जस्ट हम इसको रन करके देखते हैं। टेक्स्ट एडिटर के अंदर बस आप ये बातें अंडरस्टैंड कर लें कि टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम अपना कोड रन करते हैं या कोड एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद हम उसको रन करते हैं। जब हम कोड को रन करते हैं तो हमारे पास उसकी आउटपुट आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मेरे पास लिखा हुआ आ गया कि हेलो वर्ल्ड प्रोसेस रिटर्न 11, एग्जीक्यूशन टाइम आ गया उसका, और वो मुझे कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको कंटिन्यू। ये प्रोग्राम मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया और उसके बाद मैं आउटपुट भी देख चुका हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम है जिसको हमने रन किया है अपने कोड ब्लॉक के अंदर। उसके बाद दोबारा हम लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बुक के अंदर जो उसका वर्जन दिखाया जा रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन आप जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे वो यही चीज़ दिखाएगा आपको। जैसा कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्रोसेस रिटर्न 0x0xx एग्जीक्यूशन टाइम आ गया और प्रेस एनी की, और इसी तरह हमारे पास कंसोल के ऊपर आउटपुट आई थी। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंपाइलर जो है वो क्या काम करता है। ये पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही होगी कि कंपाइलर क्या काम कर रहा है। कि कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल होती है, उसको कंपाइल किया जाता है और कंप्यूटर बाइनरी फाइल के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। तो ये काम हमारा कंपाइलर कर रहा होता है। बेसिकली आप जानते हैं कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हम जो प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल के अंदर दिखाया, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की तमाम इंस्ट्रक्शंस हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी हैं। अब कंप्यूटर को यही चीज़ समझाने के लिए कंपाइलर को इस्तेमाल किया जाता है। कंपाइलर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इनटू बाइनरी लैंग्वेज। तो कंपाइलर को पढ़ लेते हैं। Computer only can understand and work in machine language consisting of 0 and 1. They require the conversion of a program written in programming language to a machine language in order to execute it. This is achieved using a compiler. A compiler is a software that is responsible for conversion of the computer program written in some high-level programming language to the machine language code 1.5 फिगर के अंदर वो समझाया भी गया, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि क्या होती है हमारे पास। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव building block and provides some rules in order to write an accurate program. This set of rules is known as syntax of a language. This set of rules is known as the syntax of language. Syntax can be thought as grammar of a programming language, while programming is the proper syntax or the rules of the programming language are not followed. The program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of error are called syntax error. अगर आप प्रोग्राम को लिखने में गलतियां करेंगे तो उन गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है।
और एक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर अकर्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से बयान कर दिए गए हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और उनका मतलब भी बयान कर दिया गया है, हमने जस्ट उनको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर और अपना काम जो है उनसे हम लेंगे। Every programming language has a list of words that are predefined. Each word has its specific meaning already known to compiler, जो कि कंपाइलर को पहले से मालूम होता है कि ये काम क्या करेगा। These words are known as reserved words or keywords. If a programmer gives them a definition of his own, it causes syntax error. और नीचे ये टेबल दिखाया गया है जिस टेबल के अंदर आपको ये तमाम रिजर्व वर्ड्स के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑटो वर्ड है, डबल है, इंट है, इनको बारी बारी हम यूज़ भी करेंगे। स्ट्रक्ट है, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम और रजिस्टर एंड टाइप डिफाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे ये तमाम आपके पास कीवर्ड्स मौजूद हैं। ये ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स होंगे और इनको आपने अपने वेरिएबल्स के नेम के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि क्या होता है जी। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी दिखाया भी है यहाँ पे ओपन करके। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड की जाती हैं तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। जैसा कि यहाँ पे एक हेलो वर्ड का सिंपल हमने प्रोग्राम बताया और उसके ऊपर हमने लिखा है हैश इंक्लूड्स stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का एब्रीविएशन है stdio। तो उसको हमने यूज़ किया है, तो ये हमारा लिंकर भी कहलाता है और उसके अलावा इसको हेडर फाइल भी बोला जाता है। While writing the program in C language, we make an extensive use of the function that are already defined in the language. अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने एक प्री डिफाइंड रिजर्व कीवर्ड को इस्तेमाल किया है जिसका नाम है प्रिंट एफ। अब इसकी डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, stdio के अंदर। अगर हम stdio को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे पास एरर अकर होगा। हमें प्रोग्राम ये कहेगा कि मुझे नहीं पता कि प्रिंट एफ का क्या मतलब है। इसका मतलब जितने हम कीवर्ड्स यूज़ करेंगे हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस हेडर फाइल के अंदर मौजूद हैं। जब हम वो हेडर फाइल ऊपर यूज़ कर लेंगे तो उसकी डेफिनेशन कंपाइलर को मिल जाएगी और वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि हैश इंक्लूड और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रेसेस लगा के अंदर हेडर फाइल का नाम लिख देना है, जो कि हम पहले देख चुके हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद मेन सेक्शन की तरफ जाते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। यहाँ से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने वॉइड का मतलब ये होता है कि मैंने इसको कोई भी डाटा टाइप असाइन नहीं की। समटाइम हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, उसके साथ हम डाटा टाइप बना देते हैं, वो भी इन फ्यूचर आपको जाकर पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने वॉइड यानी कि खाली कोई भी मैंने इसकी डाटा टाइप नहीं रखी और उसके साथ मैंने फंक्शन लिखा है मेन का और उसको करली ब्रेसेस के साथ मैंने एंड अप किया है। जो भी आपका सी का प्रोग्राम होगा उसके अंदर एक मेन का फंक्शन लाजमी होगा। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, और उसके बाद बढ़ते हैं हम बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर भी मैंने वॉइड मेन लिखने के बाद ब्रेसेस स्टार्ट किए हैं। तो ये जहाँ से करली ब्रेसेस स्टार्ट होगी यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे करली ब्रेसेस आपकी एंड हो रही हैं, वहाँ पे आपके बॉडी ऑफ फंक्शन एंड हो रहा है। तो यही चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। The body of the main is enclosed with the curly braces. All the statements inside these curly braces make the body of main function. In the above program, the statement printf hello world use a predefined function printf to display the statement hello world on the screen. We can also create other function in the program and use them inside the body of main function. इसके अलावा मज़ीद इंस्ट्रक्शन भी जो आपने लिखनी है वो मेन फंक्शन के अंदर ही आप लिखेंगे। उसके बाद ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसको आप परफॉर्म करेंगे और आपके पास इसकी आउटपुट आ जाएगी और आप इसको अपने तौर पे भी परफॉर्म करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ पेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव प्रोग्रामिंग वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।